नमस्कार साथियों, ज्ञानदान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अगला क्लास है। पूरे शिद्दत से बने रहिए। हम इस क्लास में आपको बेहतरीन साइंस के क्वेश्चन प्रदान करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, अति महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना कहीं क्या होगा साथियों, टकरा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। आज का क्लास शुरू करने से पहले साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान दीजिए। परमाणु में उपस्थित मूल कण नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि परमाणु में ना मूल कण होते तो हैं, बट कौन सा वाला ऑप्शन से नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर बात कर लें किसकी साथियों, परमाणु की, यानी एटम ना। परमाणु यानी साथियों एटम कितने मूल कणों से मिलकर बना है? 3। एक है इलेक्ट्रॉन साथियों, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा क्या है साथियों, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, बट कौन सा कह रहा है नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अल्फा कण नहीं है। परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है? 3 से बना है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण नहीं है। तो फिर अल्फा कण क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है साथियों अल्फा कण, और एक होता है बीटा, और एक होता है गामा किरण ना। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कण हैं, ये दोनों कण हैं, जबकि ये क्या है, किरण है। अल्फा बीटा गामा किरण कहाँ से निकलती हैं ये? ध्यान से समझिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व से ना। किससे साथियों? रेडियो एक्टिव तत्व से निकलती हैं। अपने आप ही निकलती है, निकालना भी नहीं पड़ता। तो अल्फा बीटा गामा कहाँ से हो गए? रेडियो एक्टिव तत्व से। और आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों नहीं है। मतलब परमाणु में उपस्थित मूल कण नहीं है। कौन नहीं है? अल्फा कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर छापिएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है। वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा ना। पृथ्वी पे द्रव्यमान दे रखा है 60 किलोग्राम, और चंद्रमा पे द्रव्यमान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। 2-3 चीज खटाखट नोट कर लीजिए कि अगर साथियों बात करें किसकी, द्रव्यमान की ना, तो ब्रह्मांड के कौनों भी कोने में चले जाइए, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, यानी नहीं बदलता। पहला चीज ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, चाहे जहां चले जाइए। अगर बात कर ले साथियों किसकी, भार की ना। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन बेहतरीन है यहाँ पे। भार की बात कर लें, यह बदलता है। फॉर्मूला क्या होता है? भार W बराबर m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना। यानी मास और जी की वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी की सतह पे साथियों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहीं ऊपर जाइएगा तब भी जी की वैल्यू घटेगी, नीचे जाइएगा तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। कहाँ जाइएगा? ऊपर, पृथ्वी तल से ऊपर और पृथ्वी तल से नीचे, जी की वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी। ये वैल्यू कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, खुद सोचिए कि अगर ये वैल्यू घट बढ़ रही है तो क्या W नहीं घटेगा, बढ़ेगा? उसी के साथ में है। देखिए ध्यान दीजिए, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ध्यान से समझिएगा। तो भार क्या होता है साथियों? घटता बढ़ता रहता है, यानी बदलता रहता है जहां पे जाइएगा। अगर बात कर ले कहाँ पे, चंद्रमा पर ना, तो चंद्रमा पे जो साथियों भार होता है ना, चंद्रमा पर जो भार होता है ना, वो पृथ्वी के भार का 6वां भाग होता है। कौन सा भाग? 6वां भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के भार का कितना? हाँ, पृथ्वी पर भार के 6वां भाग। ठीक है, ऐसा समझिए। चंद्रमा पे जाइएगा ना, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 60 न्यूटन का है, तो चंद्रमा पे कितना? 6वां भाग, यानी 10 न्यूटन का होगा। 6वां भाग, पृथ्वी के भार का 6वां भाग होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 60 न्यूटन का, तो चंद्रमा पे कितना? 10 न्यूटन का। बट अगर आपसे कहे कि 60 kg का है, अब बताइए चंद्रमा पे कितना kg का होगा? तो आंसर यही होगा, कितना? 60 kg। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना kg कह रहा है? 60 kg। अब द्रव्यमान दिया है 60 kg, तो जहन्नुम में पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ना।
आंसर क्या होगा साथियों, 60 kg ही होगा। सबसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, लड़के 10 kg मार के आते पर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 60 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। जो चींटी होती है ना, हाँ चींटी या फिर बिच्छू, दोनों बात समझ लीजिए। जो चींटी होती है ना साथियों, देखिए कहीं जहाँ पे काटे लाल वाली ना, तुरंत लगता है जलने ना, वहाँ जलन होने लगती है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान दीजिए। चींटी के डंक में, हाँ जो चींटी होती है या फिर आपका क्या चींटी हो गई, या फिर साथियों क्या चीज, बिच्छू ना, हाँ चींटी बिच्छू में कौन सा साथियों, ध्यान से समझिएगा, फार्मिक एसिड ना। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। अच्छा तो फार्मिक अम्ल चींटी बिच्छू में। और साथियों अगर आपसे पूछ ले कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा, मैलिक एसिड ना, मैलिक अम्ल सेब में। और अगर आपसे पूछ ले खट्टे पदार्थों में ना, किसमें, खट्टे पदार्थों में ना, तो साथियों याद करके लिख लीजिए, सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड लिखा होगा ना, साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किसमें हो गया साथियों, खट्टे पदार्थ में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है पालक में ना, किसमें, पालक में क्या साथियों, ऑक्सैलिक एसिड ना, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक भी लिखा होगा, सही बात है। पालक में हो गया खट्टे पदार्थों में, सेव में बिच्छू, हाँ लिख लीजिए दूध, दूध अथवा साथियों किसमें, दही में। दूध दही में साथियों लैक्टिक एसिड ना, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, दूध और दही में। तो ये साथियों कुछ अम्ल थे जो प्राकृतिक स्रोत के सामने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा एक और लिख लीजिए, क्या चीज साथियों, इमली में अलग होती है ना कहानी। इमली में साथियों क्या होता है, टार्टरिक एसिड है ना, टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ रहा है चींटी के डंक में, तो क्या है, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 साइट्रिक एसिड। अभी बताए खट्टे पदार्थों नींबू उबू में साइट्रिक एसिड। और अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो अभी जस्ट बताया लैक्टिक एसिड किसमें साथियों, दूध और दही में। मैलिक एसिड किसमें साथियों, सेब में। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यही है ना, मैलिक एसिड अक्सर पेपर में पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में कौन सा, मैलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है भोजन का पाचन नहीं होता ना, कुछ ऑप्शंस दिए उस हिसाब से चलेंगे कि भोजन का पाचन, जो ये ऑप्शन दिए इनमें से किसमें नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें साथियों भोजन के पाचन की ना, तो भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन एक ये भी आपसे पूछता है कि भोजन का पाचन शरीर में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह में जैसे ही आप भोजन रखे ना, वहीं से पाचन क्रिया क्या हुई, स्टार्ट हो गई। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से। अगर आपसे पूछे कहाँ पे नहीं होता, तो ध्यान दीजिए, मुंह से ना साथियों, यहाँ से जस्ट एक ग्रास नली यहाँ तक होती है ना, यहाँ से यहाँ तक पाइप के द्वारा, मतलब पाइप जैसी एक होती है जो क्या करती है, मुंह को, ध्यान दीजिएगा, लीवर यहाँ पे इस साइड से क्या करती है, जोड़ती है। और यही ग्रास नली जो होती है साथियों ना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल यहाँ से कूचे गए भोजन को क्या करता है साथियों, यहाँ तक पहुँचाता है। इसमें किसी चीज का पाचन नहीं होता। तो ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2। तो मुंह से भोजन क्या होता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। अगर यकृत की बात कर ले साथियों, तो यकृत में देखिए एक कहानी है। क्या कहानी है, यकृत में क्या है साथियों, पित्त रस का क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। कहाँ पे साथियों, यकृत में। और यही पित्त रस स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है साथियों कहाँ पे, पित्ताशय में। तो निर्माण होता है पित्त रस का यकृत में, और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। आमाशय की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, यहाँ पे भोजन में जो प्रोटीन होते हैं ना साथियों, उसी का क्या होता है, प्रोटीन का ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। कौन साथियों, अमाशय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कहाँ नहीं होता, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, और ग्रास नली में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है ना। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। प्रोटीन की अगर जनरली बात करें ना, सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है साथियों, तो किसमें पाई जाती है, अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो सोयाबीन में ना। सोयाबीन में क्या होता है साथियों, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन, वो जो मार्केट में आता है वो वाला नहीं ना, सोयाबीन की जो दाल आती है, ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन का जो दाल आता है
मतलब जो दाने आते हैं ना, और जो सोयाबीन डायरेक्ट खेत से जो निकलता है वो सोयाबीन की बात हो रही है। वो जो मार्केट में आता है खाने वाला ना, बड़ा वाला, वो सोयाबीन नहीं, वो तो खरी है, उसका खराब चीज़ है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सोयाबीन में साथियों क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। अगर राहर में बात करें, अगर ऑप्शन में सोयाबीन नहीं होता तो किस में साथियों, अरहर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिलहाल ऑप्शन में सोयाबीन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट इसका, ऑप्शन नंबर 2, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है जन्मजात रोग नहीं है ना। कुछ रोग देखिए ऐसे होते हैं जो जन्म से ही होते हैं ना। वो कह रहा है कौन सा वाला नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में कोई 3 जन्मजात रोग है और एक कोई नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर बात कर ले साथियों किसकी, हीमोफीलिया की ना, तो यह ऐसा रोग होता है ना साथियों कि इसमें जब ब्लड मतलब बहता है ना कट के कहीं से, तो वो लगातार क्या करता रहता है, बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। किसको हुआ था सबसे पहले साथियों, ब्रिटेन की महारानी ना, हाँ ब्रिटेन की महारानी को ये रोग था, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग, ठीक है। तो हीमोफीलिया में क्या होगा साथियों, ब्लड बहता रहेगा, ब्लड रुकेगा नहीं, यानी ब्लड का थक्का जमेगा ही नहीं। अगला बात कर ले, और ये जन्मजात है, ये क्या साथियों, ये जन्मजात रोग है। ध्यान दीजिएगा। वर्णांतता, इसमें कलर का डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे, कुछ कलर सामने रख दिए जाएंगे और आंखों से कहा जाएगा छांटने के लिए, नहीं छांट पाएंगे। ये क्या है, वर्णांतता है। ये कब, ये भी साथियों क्या है, जन्मजात रोग ही है। ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें साथियों किसके, हृदय के विकार की ना, तो हृदय में क्या होते हैं, पहले से ही ना, जब शिशु भ्रूण में ही रहेगा तभी से क्या होता है साथियों, उसके हृदय डैमेज हो जाते हैं ना, चाहे छिद्र हो जाएगा हृदय में, कुछ भी ऐसा, तो वो भी कब साथियों, ये भी कब है, जन्मजात रोग है। बचा कौन साथियों, खसरा, और ये खसरा साथियों जनरली होने वाला रोग है ना, ठीक है, जनरल होने वाला रोग है, मतलब ये किसी को कभी भी किसी समय पे हो सकता है, तो ये जन्मजात रोग नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जन्मजात रोग नहीं है, खसरा जन्मजात रोग नहीं है, 3 लिख लीजिएगा, ये जन्मजात रोग है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है प्राथमिक सेल नहीं है ना। पहले तो सेल होते क्या है, खटाक से छाप लीजिए। जो क्या करेंगे साथियों, केमिकल एनर्जी को सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलता है, सेल। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्राथमिक सेल और साथियों दूसरा क्या, द्वितीयक सेल ना। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में कौन साथियों, शुष्क सेल, ध्यान दीजिए शुष्क सेल। फिर दूसरा साथियों डेनियल सेल, तीसरा साथ ध्यान दीजिएगा शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, ध्यान से देखिएगा, शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, और एक और लिख लीजिए लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल है ना, लेक्लांसे सेल। और अगर द्वितीयक सेल की बात करें ना, तो सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, और दूसरा साथियों क्षारीय संचायक सेल ना, क्षारीय संचायक सेल। अब ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सेल ऐसे सेल होंगे ना जिनको एक बार यूज करेंगे फिर यूज लायक नहीं बचेगा, मतलब लिखो फीको पेन जैसा, यानी इनको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी ये फिर से आवेशित नहीं होंगे प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल को फिर से रिचार्ज कर लेंगे। जो आपके घर पे बैटरी है ना, वो द्वितीयक सेलों से बनी हुई है, मोबाइल की बैटरी द्वितीयक सेलों से बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का जो सेल होता है वो प्राथमिक सेल से मिलकर बना है, ध्यान से समझिएगा। तो शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक सेल के, द्वितीयक सेल के, सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। आपसे क्या पूछा है, प्राथमिक सेल नहीं है, मतलब ढूंढना क्या है, द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल कौन है साथियों, सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल है, जबकि ये तीनों क्या है साथियों, प्राथमिक सेल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें संचायक वर्ड जुड़ जाएगा वो द्वितीयक सेल है, यानी फिर से इसमें आवेश को स्टोर किया जा सकता है, यानी रिचार्ज हो सकते हैं, ये रिचार्ज नहीं हो सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। पहली बात की है कि है कौन सी बला ना, प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का क्या करना साथियों, प्रकाश का फैलना ना। हाँ, जब प्रकाश क्या होती है, सूक्ष्म कणों या धूल के कणों पे क्या करती है, टकराती है, तो चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। यही घटना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगर बात करें सबसे तेजी से किसका प्रकीर्णन होता है साथियों, तो बैंगनी रंग का,
बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है साथियों किसका? हाँ, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किसका साथियों? बैंगनी रंग के प्रकाश का। और अगर बात कर ले लाल रंग के प्रकाश का ना, तो सबसे क्या होता है? कम होता है। ध्यान दीजिएगा, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक किसका होता है? तो किसका होता है सबसे अधिक साथियों? बैंगनी रंग के प्रकाश का। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है ना, मतलब ये कह रहा है कौन सा इन चारों में कौन सा वाला मात्रक नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि विद्युत शक्ति का पूरा मात्रक आपको पता रहेगा तब छांट पाएंगे, नहीं तो नहीं छांट पाएंगे। चलिए अगर बात करें शक्ति के सूत्र की ना साथियों, तो शक्ति बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, शक्ति P बराबर होता है कार्य यानी W बटे के समय क्या साथियों? समय स्मॉल t ना। हाँ, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। एकांक समय में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब अगर मात्रक की बात किया जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है साथियों? सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? वाट कहते हैं। और एक ध्यान दीजिएगा, 1 HP हार्स पावर क्या है? शक्ति का बड़ा मात्रक है। और 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। मतलब जूल प्रति सेकंड भी मात्रक है, वाट भी मात्रक है और हार्स पावर भी मात्रक है। चलिए ऑप्शन से चलिए, जूल सेकंड हाँ है, बिल्कुल है। वाट है, हाँ है। HP यानी हार्स पावर ये भी है। और जूल किसका मात्रक है? अभी जस्ट बताएं, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब गलत होने का मतलब कि यह विद्युत शक्ति का मात्रक, ये गलत हो जाएगा। यानी सही कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का साथियों आखिरी क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम किससे संबंधित है? पहली बात की ये छापिए कि गति के कितने नियम है टोटल। गति के नियम कौन दिया साथियों? न्यूटन ने दिया। कितने हैं टोटल? 3 हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और साथियों कौन? तृतीय नियम। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। दूसरा किससे संबंधित है साथियों? बल के नियम से संबंधित है। तीसरा साथियों क्या? क्रिया प्रतिक्रिया। आपसे क्या पूछा है? ध्यान दीजिए कि तीसरा वाला तृतीय नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर पहला पूछता जड़त्व से, दूसरा पूछता बल से, तीसरा पूछा है तो क्रिया और प्रतिक्रिया से। साथियों आज जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था हम आपके सामने रख दिए। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।